डेन न्यूज़ की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को लाइक करें। नमस्कार, आपका स्वागत है डेन न्यूज़ में और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा कश्यप। अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर जिले में एक जदयू नेता की बर्बरतापूर्ण दबंगई सामने आई है, जहां जदयू नेता अपने सहयोगी के साथ 3 लोगों को रॉड से वार कर बुरी तरह से घायल कर दिया। इतना ही नहीं, 2 लोगों के नाखून भी उखाड़ लिए गए। घटना को लेकर इलाके में चर्चा काफी जोरों शोरों से है। वहीं इस मामले पर औराई थाने की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जदयू नेता समेत कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि जिले के औराई में 2 पार्टनर के बीच शिफा हॉस्पिटल चलाया जा रहा था, जिसमें एक पार्टनर विकास और दूसरा जदयू नेता गजनफर हुसैन दोनों पार्टनरशिप में हॉस्पिटल चलाया करते थे। कई महीनों से हिसाब को लेकर विकास के और गजनफर हुसैन के बीच विवाद चल रहा था। विवाद को सुलझाने को लेकर विकास औराई शिफा हॉस्पिटल पहुंचा। उस दौरान पहले से ही जदयू नेता मारने को लेकर पूरी तरह तैयार थे। फिर क्या था, चारों तरफ से घेराबंदी कर तीनों लोगों को बंधक बनाकर रॉड से वार कर बुरी तरह से घायल कर दिया गया। 2 लोगों के नाखून भी खींच लिए गए। घायल विकास का कहना है कि हम शिफा हॉस्पिटल पहुंचे, उस दौरान बातों बातों में ही मारपीट शुरू कर दी गई। उसके बाद कैमरा बंद करने के बाद हम सभी को बंधक बना लिया गया। उसके बाद मारपीट कर बुरी तरह से घायल कर दिया गया। वहीं हथियार के बल से मुझे और मेरे सहयोगी के नाखून भी उखाड़ लिए गए। घटना को लेकर इलाके में चर्चा काफी जोरों शोरों से है। इस तरह की बर्बरतापूर्ण पिटाई को लेकर पुलिस पदाधिकारी से लेकर आम लोगों में भी काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। हुआ है जो हम अपने भाई के साथ घर के बगल का उसके साथ आए हुए थे और आए जैसे ही उसके साथ मतलब आता था विजिट के व्यू से और हॉस्पिटल पे गया। पहले हॉस्पिटल में मेरा भाई पार्टनर था, अभी भी है, कागज को सब इसी के नाम से है। कौन हॉस्पिटल का मैटर है? शिफा हॉस्पिटल। और जैसे ही ऊपर में चढ़े कि कैमरा बंद करके लगा है हम लोग को पीटने। तो फोन करके बुलाया था कि आप लोग अपने गए थे? जी, आप लोग अपने गए बुलाया था? नहीं सर, हम लोग फोन करके नहीं बुलाया था, हम लोग खुद गए थे क्योंकि वो बोला जो ये अपने पार्टननर है, हम इसमें हॉस्पिटल है, इसमें मेरा हक है। आज हम सवेरे थोड़ा चले आए, चलो चलते हैं। हाँ, जो अभी तक हिसाब उसाब नहीं किया, थोड़ा भी बात कर लेंगे। उतने में अंदर घुसे कि गेट बंद करके आप पहले मेन गेट बंद कर दिया ग्रिल और उसके बाद साथी बंद कर दिया, CCTV कैमरा बंद कर दिया। कौन किया है कांड सर? ये कांड सर उसमें 5-6 आदमी जिसका क्या मामला है? मामला यही है जो हम लोग वही विजिट के व्यू से आए थे। भाई मेरे घर के बगल का है, कहा चलो भाई गाड़ी ड्राइव करके। हम वहाँ से यहाँ आए, उसके बाद दिलीप ऊपर से बुलाया, हम लोग को बुलाया तो हम लोग कहीं जिसमें हम लोग हैं तो गए ऊपर जाने के बाद जैसे ही ऊपर चढ़े के पीछे नीचे वाला गेट का लॉक लगाया और ऊपर में CCTV कैमरा का बटन काटा और उसके बाद लगा हम लोग को बॉट से मारने, पिस्टन के बॉट से मारने लगा और लोहा से मारने लगा, एकदम सड़िया उड़िया से पूरा बर्छा उर्छा सबसे मार रहा था और नोखिला पिलास लेके नाखून भी 2 ठो खींच लिया है। शिफा हॉस्पिटल में हम पार्टनर हैं और हम विजिट करने अभी लॉकडाउन के कारण जो है सवेरे निकलते हैं, 6 बजे तक यहाँ पहुँच जाते हैं। 6 से 10 विजिट करते हैं, फिर मुजफ्फरपुर ऑफिस। और दिलीप जी बुलाएं कि आइए ऊपर आइए। हाँ, गए ऊपर और गए, आगे उतरे, पीछे था ये रॉड से, पिस्टल के बेट से। नाखून उखाड़ने की बात आ रही है। नाखून उखाड़ दिया गया। क्या नाम है आपका? विकास तिवारी। किसने मारपीट किया? कोई वजह नहीं, अचानक मैंने बुला के मारपीट करना शुरू। क्या चीज़ से मार किया? पिस्टल के बॉट से मारा है, रॉड से मारा है, मैंने जो मिला है उसी चीज़ से मारा है। नाखून घिंचा है पिलास से। शनिवार को SSP जयंतकांत के नेतृत्व में मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल के विभिन्न वार्डों में छापेमारी की गई। इस दौरान बंदी वार्ड से खैनी की पुड़िया और डब्बे के अलावा कोई प्रतिबंधित सामग्री नहीं मिली। इसे लेकर जेल प्रशासन को SSP ने कई दिशा निर्देश दिए हैं। SSP जयंतकांत ने बताया कि गृह मंत्रालय के निर्देश पर यह छापेमारी की गई है। इस दौरान बंदी वार्ड से लेकर जेल अस्पताल, शौचालय और परिसर में तलाशी ली गई, लेकिन किसी प्रकार की कोई प्रतिबंधित सामग्री नहीं मिली है। हालांकि कुछ अवांछित सामग्री मिली है जिन्हें जब्त कर लिया गया है।
इसे लेकर जेल अधीक्षक को कार्रवाई के लिए निर्देश भी दिए गए हैं। आपको बता दें कि वर्तमान में मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में हरियाणा और पंजाब के कई शराब माफिया और गैंगस्टर बंद हैं। साथ ही कई नक्सली भी जेल में हैं। छापेमारी के दौरान जेल अधीक्षक, जेल उपाधीक्षक, सभी डीएसपी और कई थाने की पुलिस के अलावा क्यूआरटी और पुलिस लाइन से अतिरिक्त बल मौजूद रहा। छापेमारी लगभग 4 घंटे तक चली। जेल में सुबह 5 बजे से रेड की गई है और इसमें सभी बैरक्स में रेड की गई। जो भी सामान मिला है आपत्तिजनक सामान अभी तक कुछ मिला नहीं है और जो सामान मिला हुआ है उसकी समीक्षा करके कार्रवाई की जा रही है। सर कुछ मतलब कुछ दिशा निर्देश विभाग से मिले थे या ये जो हम लोगों को जिस तरीके के दिशा निर्देश थे उसी के अनुसार कार्रवाई की गई है और आगे भी जी कोई सूचना थी क्या? ये जो दिशा निर्देश मिले हैं और रेगुलर एक रूटीन वो है जो जेल में चेकिंग करनी है उसी के अनुसार। मुजफ्फरपुर में कोरोना के टीकाकरण में तेजी लाने के लिए अब मुस्लिम धर्मगुरु भी प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं। इसको लेकर धर्मगुरु, सामाजिक कार्यकर्ता व इस्लामिक स्कॉलरों ने मुस्लिम समाज के लोगों से वैश्विक महामारी से बचने के लिए कोरोना का टीका अनिवार्य रूप से लगाने की अपील की है। मुस्लिम धर्मगुरु ने कहा कि 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोग, महिला एवं पुरुष, नजदीक के टीकाकरण केंद्र पर जाकर टीका लें। कोरोना का टीका पूरी तरह से सुरक्षित है। उन्होंने खुद शनिवार को टीका लिया। मालूम हो कि 45 से अधिक उम्र के लोग टीका लेने में बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। उसको लेकर प्रचार प्रसार के लिए प्रशासन मुस्लिम शिक्षकों को भी टीका लगाने की योजना बना रही है। जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने भी धार्मिक गुरुओं से टीकाकरण को लेकर जागरूकता अभियान चलाने की अपील की है। अब मुस्लिम धर्म गुरुओं की अपील से टीकाकरण को लेकर जागरूकता और बढ़ेगी। मैंने जो लगवाया है ये इंसानी ज़िंदगी के लिए लाजिम और ज़रूरी है। अपने आप को भी अपनी सेहत भी बचाओ और दूसरों की सेहत का भी ख्याल रखो। इस वजह से हम लोगों से, आवाम से इसकी दरख्वास्त करेंगे कि कोई शक व शुबहा में न पड़े, बल्कि वैक्सीन और ये इंजेक्शन ज़रूर लगवाएं ताकि अपनी सेहत भी बचे और आपके ज़रिए से किसी दूसरे को भी तकलीफ न पहुंचे। और ये पैगाम तमाम हम इंसानों को दे रहे हैं कि सब लोग जो है वैक्सीन ज़रूर से ज़रूर लगवाएं। सबों को लेना चाहिए। ये तो जीवन की रक्षा के लिए है, जान की सुरक्षा के लिए है, ये तो सेहत के लिए है। किसी तरह का मैसेज का क्या ये है? ये अच्छा मैसेज है। अच्छा, अपनी सेहत तो हर एक को प्यारी है, अपना जीवन हर एक को प्यारा है। इसके लिए वैक्सीन लग रहा है, लगवाना चाहिए, सबों को लगवाना चाहिए और किसी डर और भय के बगैर लगवाना चाहिए, डर भय नहीं। ये काफ़ी डिले हो गया, काफ़ी देरी 2 महीने हो चुके हैं टीकाकरण शुरू हुए, उसके बाद आज इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी संख्या है, 1.25 अरब 25 करोड़ की आबादी है। इसमें तो आहिस्ता आहिस्ता इतनी आपूर्ति नहीं है तो उसकी लोगों को आसानी से, ये कोई अमेरिका और बरतानिया तो है नहीं कि तुरंत जल्दी से हो जाए। और UAE वगैरह की तरह से मालदार मुल्क है नहीं कि वैक्सीन तुरंत खरीद लिया और फौरन जो है उसको लगवा लिया आसानी के साथ। संख्या कम, पैसे ज़्यादा हैं, उन लोगों के लिए आसान है। हमारा मुल्क तो गरीब मुल्क है और संख्या बहुत ज़्यादा है, तो इसमें तो देर होनी ही है। तो वैक्सीनेशन को लेकर जो डर और अफवाह का माहौल बनाया जा रहा है उसको कैसे दूर करेंगे? डर और माहौल को तो वो डर और इसका माहौल जो बनाया जा रहा है तो इसको तो दूर करने की ज़रूरत है। हम लोगों का उसको लगा दिया वैक्सीन, समझे कि नहीं, हम लोगों ने लगवा लिया। इसी से बहुत लोगों का डर खौफ ख़त्म हो जाएगा, निकल जाएगा कि जब हमारे इन धर्म गुरुओं ने लगवा लिया, मौलाना ने लगवा लिया, तो फिर इसका मतलब है कि किसी तरह की कोई बात नहीं, सब अफवाह है। की बैठकें करेंगे ताकि सभी के बीच इस तरह का मैसेज जाए। देश में वैसे तो वैक्सीन की संकट है, लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि बहुत से लोग वैक्सीन लगवाने से झिझक रहे हैं। वैक्सीन लगवाने के लिए बहुत से लोगों को मनाना पड़ रहा है। वैक्सीन के नाम पर आनाकानी करने वालों को जागरूक करने को लेकर शनिवार को समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने मुस्लिम धर्म गुरुओं के साथ बैठक की। बैठक में वैक्सीन को लेकर चल रहे भ्रम और अफवाहों को दूर कर टीकाकरण अभियान को सफल बनाने पर चर्चा की गई।
डीएम प्रणव कुमार ने कहा कि टीका को लेकर जो भ्रम और अफवाह की स्थिति है, अब आने वाले तीसरी लहर के पूर्व इसको दूर कर इसके सकारात्मक महत्व को अपने समाज में जाकर प्रोत्साहित किए जाने की जरूरत है, ताकि सभी को कोरोना से सुरक्षित किया जा सके। और इसको लेकर इसके वैज्ञानिक आधार को भी जरूरी हो तो बतावे कि यह टीका पूर्ण रूप से सुरक्षित है। कोरोना से आपको सिर्फ और सिर्फ टीकाकरण ही सुरक्षित रखेगा। टीकाकरण अभियान की समीक्षा में हम लोगों ने पाया कि कुछ क्षेत्रों में कुछ अफवाह या भ्रांति होने के चलते टीकाकरण का लक्ष्य पीछे रह जा रहा है। इसको लेकर के हम लोगों ने आज समाहरणालय के सभागार में धार्मिक गुरुओं के साथ बैठक की है और इस बैठक में जो भी भ्रांतियाँ हो सकती हैं, जो भी अफवाह सुनने में आए थे, उन सभी अफवाहों और भ्रांतियों को दूर किया गया है। उनके क्वेश्चंस को, उनकी भ्रांतियों को सुना गया है और सुन करके उन सभी का हम लोगों ने समाधान किया है। हम लोगों ने धार्मिक गुरुओं को जागरूक करने का प्रयास किया है और सभी जो नॉर्मली किसी भी व्यक्ति के मन में जो जिज्ञासाएँ हो सकती हैं टीकाकरण को लेकर के, उन जिज्ञासाओं के आधार पर उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया है। और ये हम लोगों ने अपेक्षा और अपील की है कि वे अपने साथ जो लोग भी हैं उनके बीच जागरूकता का प्रसार करें, लोगों को के बीच जो अफवाह हैं उन अफवाहों को दूर करें और जो कोविड महामारी के लिए जो सबसे कारगर अस्त्र है टीका, इस टीकाकरण के कार्य को प्रोत्साहित करें ताकि हम लोग कोविड के विरुद्ध जो हम लोग लड़ाई और संघर्ष कर रहे हैं, इसमें हम लोगों की जीत तभी संभव है जब हम लोगों में अधिकांश लोग, सभी लोग टीका ले लेंगे। और ये टीकाकरण का अभियान काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। ज़िले में टीके की कमी नहीं है, लगातार टीका उपलब्ध है और ख़ासकर जो 45 वर्ष से ऊपर के लोग हैं उनका टीका पर्याप्त संख्या में उपलब्ध है। और इसके लिए हम लोग लगातार वाहनों के माध्यम से, RBSK के 25 वाहनों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में भी घूम कर टीकाकरण का कार्य करा रहे हैं। इसके अतिरिक्त जीविका, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, विकास मित्र, आशा, ANM सभी लोगों को इस काम में लगाया गया है। तो हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि आज जो धार्मिक गुरुओं के साथ बैठक की गई, इनके माध्यम से काफ़ी दूर तक इसके परिणाम जाएंगे, लोगों के बीच जागरूकता जाएगी और लोग टीकाकरण के लिए काफ़ी प्रेरित हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने अपने आवास पर वृक्ष लगाते हुए कहा कि जल और हरियाली बचेगी तभी जीवन बचेगा, जिसे लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में सक्रिय रूप से जल जीवन हरियाली योजना को लेकर संकल्पित हैं। उन्होंने कहा कि पर्यावरण दिवस को हमें उत्सव के रूप में मनाना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को 2-4 वृक्ष तो जरूर लगाने चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति को जीवन काल में 6 बड़े वृक्ष की आवश्यकता होती है। हम वृक्ष को देव वृक्ष भी कह सकते हैं, क्योंकि ये हमारे द्वारा छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और हमें देव की तरह साक्षात ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। इसलिए अधिक से अधिक हम पेड़ लगाएं और जीवन को बचाएं। आज विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। आदमी को ऑक्सीजन से ही आदमी जिंदा रहता है और यह वृक्ष इसीलिए देव वृक्ष के नाम से इसको लोग जानते हैं। ये देव वृक्ष ऑक्सीजन हमको देता है और हमारे जो छोड़े हुए गैस होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वो ही लेते हैं। तो इतना महान दिवस आज है, इस पर हर इंसान को अपने 6 बड़े पेड़ का ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। 6 बड़े पेड़ का ऑक्सीजन वो लेते हैं तब जिंदा रहते हैं। तो कम से कम वो हर इस दिवस पर 2-4 पेड़ लगावें, तो इससे देश का कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा। और आज ऑक्सीजन से जो लोग मरे हैं उसकी पूर्ति करने के लिए यही वट वृक्ष हम लोगों को ऑक्सीजन देगा और इसी से हम लोग जीवित रहेंगे। इसलिए ये दिवस को हमें एक त्योहार के रूप में मनाना चाहिए ताकि जनजीवन रहे। और जितना, इसीलिए मुख्यमंत्री जी कहते हैं जल जीवन हरियाली, यानी जल है और हरियाली है तभी जीवन बचेगा। ऐसा संदेश पूरे विश्व और बिहार के मुख्यमंत्री देते हैं। हम लोग इसका अनुकरण कर रहे हैं।
विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राम वृक्ष बेनीपुरी महिला महाविद्यालय में एनएसएस व एनसीसी के संयुक्त तत्वाधान में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर ममता रानी के निर्देशन में आयोजित इस कार्यक्रम में 10 छायादार और फलदार वृक्ष महाविद्यालय कैंपस में लगाए गए। साथ ही जल्द 100 और वृक्ष लगाए जाने की योजना है, जिसे मॉनसून के दौरान लगाया जाएगा। प्राचार्य ने एनएसएस एवं एनसीसी के वॉलंटियर्स को वृक्ष के महत्व से अवगत कराया। वर्तमान पैंडेमिक में ऑक्सीजन की कमी से उत्पन्न हुए हालात एवं उसे दूर करने के लिए वृक्षारोपण की अनिवार्यता को छात्राओं से साझा किया और कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए अब बड़ी बड़ी बातें करने का समय नहीं, बल्कि उसे कार्य रूप में परिणित करने की आवश्यकता है। आज 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस है और आज के समय में जो ये महामारी फैल रही है, कोरोना या कोई भी, ये प्रकृति से जो हम लोगों ने छेड़छाड़ किया, अंधाधुंध प्रकृति को हम लोगों ने नष्ट किया, जिसके परिणाम स्वरूप आज हम लोग भुगत रहे हैं। इसलिए ऐसे दिवस को मनाने की बहुत बड़ी ज़रूरत अभी आ पड़ी है। बहुत जगह वेबिनार हो रहे हैं, बहुत जगह डिस्कशंस हो रहे हैं। हमारे महाविद्यालय परिवार ने यह तय किया कि हम इसको कार्य रूप में करें, हम कुछ पौधे लगाएं। तो आज लगभग हम लोगों ने 10 फलदार पौधे इस कैंपस में लगाए हैं, जिसमें आम का पेड़ है, आम, आंवला, नीम इत्यादि के पेड़ हैं और एक दूसरे को पौधा गिफ्ट भी किया। हम लोगों ने, जो शिक्षिकाएं हैं उन्होंने मुझे दिया, हम लोगों ने एक दूसरे को पौधे दिए ताकि एक संदेश जाए युवा पीढ़ी में कि अगर हमें जीवन बचाना है तो हमें पर्यावरण को बचाना होगा, उसकी रक्षा करनी होगी। और आज जो आम के 2 पौधे लगाए गए हैं उसका नाम हम लोगों ने राष्ट्रपति कलाम जी के नाम पर, एक पौधे का नाम कलाम है और एक पौधा हमारे कॉलेज की एक शिक्षिका हैं जिनके निर्देशन में हुआ और उनके नाम पर हम लोगों ने रेनू रखा है। तो ये 2 आम के पौधे लगाए गए हैं, जिसमें हमारी एनएसएस और एनसीसी की छात्राओं ने बहुत सहयोग किया है। इस कड़ी धूप में वो लोग बहुत तन्मयता से उन लोगों ने पौधा लगाया। तो युवा पीढ़ी को यही संदेश जाता है कि वो पौधे के महत्व को समझे। शनिवार को विश्व पर्यावरण दिवस पर अपस्टेयर्स फाउंडेशन के द्वारा पानी टंकी चौक स्थित पार्क में कोरोना महामारी में अपनों को असमय छोड़कर जा चुके दिवंगत आत्माओं की स्मृति में पौधारोपण किया गया। दर्जनों ऑक्सीजन देने वाले पीपल, नीम, बरगद के वृक्ष लगाए गए। अध्यक्ष विक्रम कुमार ने कहा कि अभी कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से देश में लाखों लोगों की मृत्यु हो गई है। इस कारण हम लोगों ने अपनी संस्था के माध्यम से विश्व पर्यावरण दिवस पर कोरोना में असमय छोड़कर जा चुके दिवंगत आत्माओं की स्मृति में हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाले वृक्ष लगाए हैं और पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त करने का संकल्प लिया है। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पे हमारे संस्था के द्वारा अपस्टेयर फाउंडेशन के द्वारा कोरोना महामारी में सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाए ऑक्सीजन के कारण, जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाया। उसी को देखते हुए हम लोगों ने उनकी स्मृति में आज दर्जनों ऑक्सीजन देने वाले पौधे, जैसे हो गया पीपल, हो गया बरगद, हो गया नीम, हो गया, और दर्जनों पौधे हम लोगों ने पानी टंकी स्थित पार्क में लगाए हैं और आगे भी हम लोग ऐसे पौधे लगाते रहेंगे, जिससे हमारा पर्यावरण स्वच्छ और सुंदर बनेगा। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयकर अधिवक्ता प्रदीप कुमार वर्मा ने लोगों को पौधारोपण के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहा कि जरूरी नहीं है कि आप बड़े वृक्षों को ही लगाएं। अगर आपके पास जगह की कमी है तो अपने घर की छत और बालकनी में गमलों में भी पौधे लगा सकते हैं। पौधे आपको शुद्ध ऑक्सीजन उपलब्ध कराते हैं। अभी कोरोना काल में ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लोगों को जितना परेशान होना पड़ा है, लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत अब समझ में आ गई है। उन्होंने लोगों से अपील की कि अपने घर की छतों और बालकनी में पौधे जरूर लगाएं। आज के पर्यावरण दिवस पर हम लोग इसलिए लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए, क्योंकि अभी कोरोना महामारी में इसका बहुत हम लोग को असर पड़ा है। इसमें लोग पेड़ रोकते नहीं हैं, जिससे आज ऑक्सीजन का कमी होने के कारण लोग ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन के लिए जगह जगह मारे फिरते थे। अगर पेड़ रहता, पेड़ हर आदमी साल में एक भी लगाए तो ऑक्सीजन का लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हर आदमी को अपने जहाँ जो हो एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए।
शनिवार को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भाजपा पिछड़ा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष राकेश पटेल के नेतृत्व में पराव पोखर पर दर्जनों पौधे लगाए गए, जिसमें नीम, कदम, बेल के पौधे लगाए गए। मोर्चा के उपाध्यक्ष राकेश पटेल ने कहा कि यह पौधे लगाने का मेरा उद्देश्य है कि हमारी प्रकृति हरे भरे पेड़ पौधों से भरी रहे, ताकि प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ भरपूर मात्रा में लोगों को ऑक्सीजन भी मिले। आज विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर हम लोगों ने पराव पोखर के घाट पर वृक्षारोपण पौधरोपण का कार्यक्रम चलाया है, ताकि हमारी धरती जो है हरा भरा रहे। और ये पर्यावरण के लिए पेड़ पौधा अति आवश्यक है। अभी कोरोना काल में जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी हुई है, कहीं ना कहीं हम लोग पर्यावरण से भी छेड़छाड़ किए हैं, जिसके कारण लोगों को ऑक्सीजन की कमी हुई है। तो आने वाला पीढ़ी को ऑक्सीजन की कमी नहीं हो, हमारा धरती जो है हमेशा हरा भरा और हरियाली की तरफ रहे, इसके लिए हम लोगों ने आज कदम, नीम, आम और जामुन का पेड़ इस पराव पोखर के पास लगाने का काम किया है, ताकि यहाँ आने वाले जो भी लोग हैं उनको पेड़ों की छाया मिले, शीतलता मिले। इसलिए हम लोगों ने आज अच्छी खासी संख्या में पेड़ लगाया है। इससे पहले भी हम लोगों ने पर्यावरण के दृष्टिकोण से काम करते हुए कई जगहों पर पेड़ लगाया है। जैसे अभी ओवरब्रिज के पास हमने 12 अशोक का पेड़ लगाया, जो अभी 10-10 फीट का हो चुका है। और हमारा ये प्रयास रहता है कि पर्यावरण को हमेशा बनाए रखने के लिए पर्यावरण के साथ हम लोग को रहना है और उसको बचाने के लिए हर संभव प्रयासत में रहना है। 2 दशक से भी ज्यादा समय से मुख्य नाले को अवरुद्ध कर शहर के बालूघाट इमामगंज मोहल्ले में नगर निगम प्रशासन ने शनिवार को अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चलाया। इस दौरान मजिस्ट्रेट के साथ 35 जवानों की तैनाती रही। विधि व्यवस्था की किसी भी चुनौती से निपटने के लिए प्रशासन ने मुकम्मल व्यवस्था की थी। यहाँ नाले पर अतिक्रमण हटा देने के बाद बाबा गरीब स्थान मंदिर, पुरानी बाजार नाका समेत कई इलाके के लोगों को जल जमाव से राहत मिली। नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रेय ने राम अवतार सांगानेरिया, सुधा देवी सांगानेरिया और राकेश सांगानेरिया, मोहल्ला इमामगंज, काली कोठी, नाजिरपुर वार्ड 18 को नोटिस जारी कर 24 घंटे के भीतर नाले पर बनाए बाउंड्री को तोड़ लेने को कहा था। अवधि बीतने के बावजूद अतिक्रमण कायम रहने के कारण नगर निगम द्वारा शनिवार को बुलडोजर चलाया गया। अतिक्रमण हटाने में आने वाला खर्च भी इन तीनों लोगों से वसूला जाएगा। इसके पहले भी राम अवतार सांगानेरिया समेत तीनों लोगों को नोटिस जारी कर अतिक्रमण खाली करने को कहा गया था। नोटिस के साथ सौंपे गए तथ्यों के आधार पर नगर आयुक्त ने अवैध निर्माण को हटाने का आदेश जारी किया। मेयर सुरेश कुमार ने बताया कि संविधान के 74वें संशोधन के तहत नगर निगम एक स्वतंत्र अधिशासी निकाय के रूप में कार्यरत है। इन लोगों द्वारा मुजफ्फरपुर नगर निगम का प्रधान मुख्य नाला क्षेत्र वाली भूमि को बगैर पक्षकार बनाए एक पक्षीय आदेश के आधार पर अतिक्रमित करना गलत मंशा को स्पष्ट करता है। इसलिए मुजफ्फरपुर नगर निगम द्वारा शहर से जल निकासी को लेकर अतिक्रमित भूमि को खाली करना न्याय संगत और वैध है। अतिक्रमण अगर किया गया है तो नियमानुकूल कार्रवाई करने का ऑथराइज नगर आयुक्त है और वो कर रहे होंगे। किसी के जान वाला नुकसान ना हो और स्लैब ना टूटे, यही मेरा रहेगा। नाले पे ही 4 दीवारी निर्माण था, उसको तो नाले पर तो हम लोग बोर्ड की बैठक में पास किया हुआ है कि जो आज भी माननीय सदस्य हरिओम कुमार जी उठाए थे इस मैटर को, भाई जो भी नाले पर अगर बनाए हुए हैं तो अवैध है, तो अतिक्रमण माना जाएगा। उसको हटाने के लिए नगर खुद ऑथराइज है। शनिवार को नगर निगम सभागार में मेयर सुरेश कुमार की अध्यक्षता में सशक्त स्थायी समिति की बैठक की गई। 31 मई को आयोजित बैठक को रद्द कर आज की बैठक की तिथि सुनिश्चित की गई थी। बैठक में मेयर सुरेश कुमार और नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रेय के द्वारा 16 बिंदुओं पर शहर के विकास को लेकर चर्चा की गई। बैठक में बैरिया गोलंबर के पास आश्रय स्थल बनाने, नगर निगम कर्मियों को 3 सेट वर्दी उपलब्ध कराने, बुड़कों के साथ त्रिपक्षीय इकरारनामा और साथ ही टिपर घोटाले में जब्त वाहनों के पार्ट्स की चोरी रोकने सहित कई मुद्दों पर चर्चा की गई। मेयर सुरेश कुमार ने बताया कि कुछ मुद्दों को छोड़कर सभी को सर्वसम्मति से पास कर दिया गया है। स्टैंडिंग की जो बैठक आई हुई है, शहर की समस्या, शहर का जो भी समस्याएं हैं उस पर बात हुआ। जल जमाव, खासकर माननीय मुख्यमंत्री प्रधान सचिव के निर्देशानुसार जो जल जमाव की जो बातें हैं उसका निदान कैसे हो, इसके लिए हम लोग समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं। पर डे समीक्षा बैठक करनी है, उस पर विचार हुआ है और साथ में चेक कच्ची के लिए विचार हुआ। और जो सफाई जो वार्ड में कैसे हो
उसके लिए अतिरिक्त संसाधन और अतिरिक्त सफाई कर्मी कहाँ से आएगा, उसके लिए विचार हुआ है, उसका टेंडर हो गया है और सब बढ़िया है। शनिवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में आरोपी बनाए गए सलमान खान, आदित्य चोपड़ा, करण जौहर, साजिद नाडियाडवाला, एकता कपूर सहित 8 लोगों पर अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा द्वारा दर्ज परिवाद में बहस पूरी हो गई। इसके उपरांत प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश मालवीय ने आदेश पर सुनवाई की अगली तिथि 24 जून को मुकर्रर की है। सुशांत सिंह मौत मामले में मुजफ्फरपुर में सलमान खान, आदित्य चोपड़ा, करण जौहर, साजिद नाडियाडवाला, एकता कपूर समेत 8 के खिलाफ दर्ज रिवीजन बाद में आज न्यायालय में अहम सुनवाई पूरी हुई। सुनवाई के बाद न्यायालय ने 24 जून की तिथि फैसला हेतु मुकर्रर किया है। हमने इन सभी के खिलाफ सीजीएम कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया था, जहां से खारिज होने के बाद हमने माननीय डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज के यहाँ रिवीजन बाद दायर किया, जिसमें डिवीजन बाद को स्वीकार करते हुए सभी के खिलाफ न्यायालय द्वारा नोटिस जारी की गई थी। इन सभी के अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर के अपना अपना पक्ष लिखित और मौखिक रूप से बहस के द्वारा रखा। उसके बाद न्यायालय ने इसको फैसला पर सुरक्षित रखा है। 340 के तहत मैंने आरोप लगाया था कि इन सभी के द्वारा तथ्य को न्यायालय में छुपाया गया है, इसलिए इन सभी पर 420 का मुकदमा चलाया जाए। उस बिंदु पर भी बहस पूरी हुई है और उसका भी फैसला न्यायालय 24 जून को करेगी। कोरोना काल में जिला प्रशासन के साथ अब समाज सेवी भी आगे आकर जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। इसी क्रम में शनिवार को पूर्व छात्र नेता एवं युवा समाज सेवी आसिफ इकबाल ने बैरिया, इमली चट्टी बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सदर अस्पताल सहित विभिन्न जगहों पर जरूरतमंदों के बीच खाने का पैकेट और मास्क वितरण किया। आसिफ इकबाल ने कहा कि रोज कमाने खाने वाले की स्थिति लॉकडाउन की वजह से खराब है। ऐसे लोगों की मदद करने के लिए सभी समाज सेवियों को आगे आना चाहिए। पिछले कई दिनों से मैं और मेरी पूरी टीम मुजफ्फरपुर में ज़रूरतमंदों को मुफ्त में भोजन, मास्क एवं ऑक्सीजन देने का काम कर रहे हैं। आज भोजन देने का कार्यक्रम मुजफ्फरपुर के बैरिया से शुरुआत करते हुए इमली चट्टी सरकारी बस स्टैंड होते हुए रेलवे स्टेशन और सदर अस्पताल में लोगों को भोजन एवं मास्क देने का काम किया। आगे भी करते रहेंगे। होटल बंद होने की वजह से लोगों को खाने पीने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैं और भी सामाजिक कार्यकर्ता से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वो लोग भी आगे आए और ज़रूरतमंदों को मदद करें। संपूर्ण क्रांति की 46वीं वर्षगांठ पर शनिवार को नागरिक मोर्चा के द्वारा सन 74 आंदोलन के महानायक लोकनायक जयप्रकाश स्मारक स्थल पर महान देशभक्त को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके संपूर्ण क्रांति को सफल बनाने का संकल्प लिया गया। मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा ने कहा कि लोकनायक के रहनुमाओं ने ही उनके संपूर्ण क्रांति को संपूर्ण भ्रांति में तब्दील कर दिया और जेपी आंदोलन के सभी मुद्दे आज जहां के तहां पड़े हैं। आज उनके ही चेला चाटी बिहार की सरकार चला रहे हैं, लेकिन लोकनायक के सपनों का बिहार बनाना अभी बाकी है। मौके पर रमेश प्रसाद सहित मोर्चा के सभी सदस्य मौजूद रहे। संपूर्ण क्रांति दिवस है। आज ही के दिन सन 74 आंदोलन के महानायक लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने महती जनसभा में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण के ही चेले चाटी सरकार में बैठे हैं, सरकार चला रहे हैं। जेपी के रहनुमाओं ने ही जेपी के सपनों को चकनाचूर कर दिया। आज संपूर्ण क्रांति हो या जेपी आंदोलन के मुद्दे जहां के तहां पड़े हुए हैं, इसलिए हम लोगों ने आज संपूर्ण क्रांति दिवस पर नागरिक मोर्चा लोकनायक को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए यह नारा दिया है कि सन 74 भूल न जाना, सत्ता मद में डूब न जाना। सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। लोकनायक जयप्रकाश आंदोलन के लोगों को आज पेंशन मिलता है, जेपी सेनानी कहे जाते हैं, लेकिन उन लोगों का आज पता नहीं है। 2021 में एक अभियान चलाया
कि जितने शहीद महापुरुष की जयंती और बलिदान दिवस हम मनाते हैं, उनके नाम पर हम कोरोना योद्धा समाज सेवियों को, समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले को हम सम्मानित करेंगे। शनिवार को राजद नेता तनवीर चैनपुरी की वालदा महुमा मेहरून निशा की मजलिस चहलूम का कार्यक्रम आयोजन चैनपुर गांव में किया गया, जिसमें कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मौलाना असद यावर ने फरमाया है कि इस्लाम धर्म का मेन मकसद अपनी भाईचारगी, प्रत्येक इंसान की इज्जत करनी चाहिए, यही इस्लाम का उद्देश्य है। इसके साथ ही अपने बयान में माँ की अजमत पर प्रकाश डाला। कहा कि अल्लाह ने दुनिया में माँ के रूप में एक अजीम नेमत अता की है, जो ज़िंदगी के साथ और ज़िंदगी के बाद भी अपने बच्चों पे रहमत अता करती है। तनवीर चैनपुरी के लिए एक बहुत ही गमनाक दिन था ये। उनकी माँ का 40वां था। शहर से काफ़ी तादाद में लोग आए हुए थे, जिन्होंने मजलिस में शिरकत फरमाकर सवाब दारैन भी हासिल किया और तनवीर चैनपुरी और उनके खानवादे और उनके घर वालों को ताज़ियत भी पेश की। मैं तमाम अपने दोस्तों से, खुसूसी तौर पे उन लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि वो माँ की, अगर उनकी माँ इस दारे फ़ानी में से कूच नहीं की है, ज़िंदा है, बाहयात है, तो वो अपनी माँ की अज़मत व मंजिलत को पहचानें और माँ की कदर करें, क्योंकि ये एक अनमोल नेमत है। और जिसकी माँ इस दारे फ़ानी से कूच कर चुकी हैं, जो इस दुनिया में नहीं हैं, तो उन बच्चों से गुजारिश है कि अपने माँ को वो बाद मरने के फरामोश न करें और इसी तरीके से नज़र नियाज और फातिहा करके, कुरान ख़वानी करके अपनी माँ को जो है वो ताज़ियत पेश करें और उनके हक़ में इस तरीके के नेक काम करें, ताकि जो है उनकी मग़फ़िरत हो सके। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज़ परिवार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।